नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ शारदा क्लासेस सीकर में। आज सेकंड चैप्टर की बात करते हैं ट्रेड हैंड टूल्स। फर्स्ट चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम ट्रेड हैंड टूल से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टैंडर्ड वायर गेज है, ये कंडक्टर का साइज नापने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पाट ठंडी छेनी किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? तो स्पाट ठंडी छेनी जो है ये कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है। बड़ी फ्लैट सतहों से धातु को हटाने के लिए इस छेनी का काम में लिया जाता है। कास्टिंग की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। वेल्डेड जोड़ों की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए भी। कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा जो धातु होती है उसको तो हम इसे इसके थ्रू हटा सकते हैं, लेकिन इसको कोई शेप नहीं दी जाती है इस छेनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशनल प्लायर के लिए सावधानी रखेंगे। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशनल प्लायर के लिए क्या क्या सावधानियां रखेंगे तो ये हम देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दी हुई है। पहली है, हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशनल प्लायर को हथौड़े के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा दे रखी है, ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंकेंगे, ये भी सही है। तीसरा है, समय समय पर तेल लगाएंगे, ये भी सही। तो ये तीनों की तीनों ही सावधानियां रखनी हमारे लिए जरूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा भी कॉम्बिनेशनल प्लायर की कुछ जो सावधानी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशनल प्लायर होता है इसको इंसुलेशन इसका बनाए रखना चाहिए, ताकि हम लाइफ लाइन के लिए भी इसका प्रयोग कर सकें। क्योंकि और दूसरा जो है कि तो हथौड़े के लिए अपन इसका काम में नहीं ले सकते, ये बिल्कुल सही है। स्टील की जो तार होते हैं, स्टील के तार के लिए एक कटर की तरह इसको काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टील वायर आप इससे काटोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसका इंसुलेशन हट जाएगा, और इंसुलेशन हटने के बाद हम इसे लाइफ लाइन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसकी जो पिन होती है उस पर समय समय पर अपन एक दो बूंद मोबिल ऑयल की डालते रहनी चाहिए, जिससे कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर सके। तो ये कुछ कॉम्बिनेशनल प्लायर है, इसकी और भी सावधानियां थी जो कभी दी हुई आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेज टेस्टर का प्रयोग में लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? फेज टेस्टर जो है उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो पहली हमें दे रखी है कि 250 वोल्ट से अधिक रेंज पर काम में नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली 250 रेंज के लिए ही लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं ले सकते, कुछ फेज टेस्टर को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि 250 वोल्ट से ज़्यादा रेंज का काम में नहीं लेना चाहिए। दूसरा है, इंसुलेशन चेक करेंगे। फेस टेस्टर का प्रयोग हम इंसुलेशन चेक करने के लिए भी लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, चेक करते समय धातु की क्लिप पर अंगुली रखेंगे, वह अर्थ के संपर्क में रहेंगे। इससे क्या होता है कि क्लोज लूप बनता है, जिससे जो फेस टेस्टर की का जो लाइट सी आपको दिखती है, नियॉन लैंप जो होता है वो जलता है। तो ये सारे के सारी जो सावधानियां हैं, तीनों की तीनों सावधानियां जरूरी होती है एक फेस टेस्टर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फेस टेस्टर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी थी वो थी कि एक तो हमें 250 वोल्ट से ज़्यादा रेंज के लिए इसको काम में नहीं लेना चाहिए। इंसुलेशन इसको इसका चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा जब हम चेक कर रहे होते हैं फेस टेस्टर से फेज को, उस समय पर इसकी जो धातु क्लिप लगी हुई होती है फेस टेस्टर के ऊपर, उस धातु क्लिप के ऊपर हम अंगुली रखेंगे और हम खुद अर्थ के संपर्क में रहेंगे, जिससे कि एक क्लोज लूप बन जाए, तो हमारे फेस टेस्टर से हम आसानी से चेक कर पाएंगे फेज को। नेक्स्ट देखते हैं, पेचकस का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो पेचकस का प्रयोग करते समय पेज के आकार पेज के आकार के अनुसार पेचकस का चयन करेंगे कि पेज का कौन सा आकार है उसके अनुसार ही हम पेचकस लेंगे, उसकी साइज का ही लेंगे। दूसरा है, पेचकस के हैंडल या हत्थे पर हैमर से चोट नहीं मारेंगे, क्योंकि इससे ये टूट जाता है। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग चौरसी के स्थान पर नहीं करेंगे। तो ये तीनों के तीनों ही हैं, ये इसके सही हैं। तीनों ही सावधानियां रखनी जरूरी होती है कि इसका जो पेज के अनुसार ही हम पेचकस का चयन करेंगे, इसके हैंडल पर हथौड़े से नहीं मारेंगे, इसके अलावा इसका प्रयोग चौरसी के स्थान पर भी नहीं करेंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको बता देती हूँ। इसके जो सावधानियां हैं वो है कि
इसे छेनी की भांति हमेशा चोट नहीं मारना चाहिए, ये तो हमारा हो ही गया था। इसके अलावा पेज में कटे स्लॉट की लंबाई की, अगर जो पेज की स्लॉट की लंबाई है उसके अनुसार ही हम पेचकस का प्रयोग करेंगे। चोट से बचाव के लिए हम इसकी जो पेचकस की टिप होती है उसको घिसकर ज़्यादा नुकीला नहीं बनाना चाहिए। अगर हम इसकी पेचकस की टिप को बहुत ज़्यादा घिसकर नुकीला बना लेते हैं तो इससे हमें चोट लगने की संभावना रहती है। और अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, पेचकस को प्रयोग करने से पहले इसके हैंडल पर ग्रीस जैसा कुछ, ग्रीस या ऐसा कुछ लगा देना चाहिए, जिससे कि ग्रीस से साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पेचकस है वो स्लिप होने की संभावना कम रहे। तो ये कुछ सावधानियां हैं पेचकस की जो हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हैमर को काम में लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो हैमर या हथौड़े की जब हम बात करते हैं तो उसको काम में लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला सावधानी जो दी हुई है उसकी, वो ये दिया हुआ है कि इसका जो हैंडल है, हैंडल के आखिरी छोर को हाथ में पकड़ेंगे नहीं, हैंडल को, हाँ बिल्कुल, हैंडल को आखिरी छोर को ही हम हाथ में पकड़ेंगे ताकि हमें चोट लगने की संभावना ना रहे। दूसरा दिया हुआ है हैमर के पास से हैंडल को पकड़ेंगे, पास से पकड़ेंगे तो हमें चोट लगने की संभावना रहेगी। तीसरा दिया हुआ है हैमर में ग्रिस लगा कर रखेंगे, हैमर में ग्रिस लगाएंगे तो फिसल जाएगा वो हाथ से, तो इससे भी चोट लगने की संभावना रहती है। ढीले हैंडल से नहीं, हैंडल को टाइटली कसा हुआ होना चाहिए। तो इसकी एक ही जो सावधानी है वो सही है, पहली, हैंडल के आखिरी छोर को हम हाथ में पकड़ेंगे। इसके अलावा हैमर की और क्या क्या सावधानियां होती है। हैमर का जो फेस है वो चिकना नहीं होना चाहिए, जैसा कि अभी अपन ने देखा कि ग्रिस वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। दूसरा, हैमर का हैंडल है वो टाइटली कसा होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। चोट लगाते समय हैंडल को अंतिम सिरे से पकड़ना चाहिए। जॉब के अनुसार ही हैमर का प्रयोग करना चाहिए कि हमारा कैसा जॉब है उसी अनुसार हम हैमर का प्रयोग करें, क्योंकि हैमर हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। बॉल पिन हैमर होता है, स्ट्रेट पिन हैमर होता है, मैलेट होता है। मैलेट तो लकड़ी का बना हुआ होता है, तो उसको हम हार्ड चीज़ों पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें हमारा जॉब कैसा है, किस काम में हम ले रहे हैं, उसी अनुसार हम हैमर का चूज करेंगे। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हैंड ड्रिल मशीन के लिए क्या क्या सावधानी रखेंगे। तो हैंड ड्रिल मशीन जो है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए है ड्रिल बिट जो में अच्छी तरह कसेंगे, जो ड्रिल बिट होती है उसको जो में अच्छी तरह से कसेंगे। दूसरा है मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएंगे। तीसरा है धातुओं की चद्दर में छेद करने से पहले सेंटर पंच से निशान लगाएंगे। और उपरोक्त सभी, तो ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन सावधानियां है ये हमारे पास सही है कि ड्रिल बिट है उसको अच्छी तरह से कसेंगे, मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा रखेंगे, धातुओं की चद्दर में छेद करने से पहले ही सेंटर पंच से निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्राई स्क्वायर के आधार से मार्किंग ब्लेड कितने कोण पर लगा होता है। तो ट्राई स्क्वायर का जो आधार होता है, बेस होता है, उससे जो मार्किंग ब्लेड लगाते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं, हमेशा ही ये 90 डिग्री के एंगल पर ही लगी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी का बना हथौड़ा होता है, जो मैलेट होता है, अभी मैंने आपको बताया था मैलेट होता है, वो लकड़ी से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायर स्ट्रिपर के आगे के भाग में इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयुक्त कटर का आकार होता है वी आकार होता है। वायर स्ट्रिपर जो होता है उसका जो आगे का भाग होता है जिसे हम इंसुलेशन हटाने के लिए काम में लेते हैं वो वी आकृति का बना हुआ होता है। बेंच वाइज के लिए सत्य कथन कौन सा है इनमें से। बेंच वाइज टेबल पर कसा होता है, टेबल पर अपन किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं, तो टेबल पर कसा हुआ होता है। इसके जो में दांते बने हुए होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका साइज जो कि लंबाई से ज्ञात किया जाता है। तो तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेहद सख्त स्क्रू को टाइट या ढीला करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर को क्या कहते हैं। तो इसे इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। जो बेहद सख्त स्क्रू ड्राइवर होता है इसको टाइट या ढीला करने के लिए काम में लेते हैं वो इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न का उपयोग गहरी छिद्र में स्क्रू को फिट करने और स्क्रू को बाहर खींचने, तार सिरे पर गांठ और रिंग बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये कौन सा होता है। नोज प्लायर, एक नोज प्लायर होता है ऐसा जिसका इन सभी काम के लिए कि जो बहुत ज़्यादा गहरे छिद्र होते हैं उनमें अगर स्क्रू को फिट करना है या ढीला करना है, बाहर निकालना है, या किसी तार को गांठ मारनी है या रिंग की शेप देनी है, तो ये सारे काम किससे होते हैं, हमारे नोज प्लायर के थ्रू होते हैं। डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छत के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट उपयुक्त होता है।
तो छत के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से जो जॉइंट उपयुक्त होता है वो होता है डबल ग्रूव सिम जॉइंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डबल ग्रूव सिम जॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच किए सुराग के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है हमारा बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर जो होता है, ये किसी भी टूल का प्रयोग जब अपन पंच के सुराग के चारों ओर से धातु को फ्लैट करते हैं तो फ्लैट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बॉल पिन हैमर का। नेक्स्ट देखते हैं, जब फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सीमिंग करनी होती है तो निम्नलिखित में से किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? तो फनल स्टेक का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट व्यास की तिगुनी होनी चाहिए। यदि रिवेट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो क्या होगा? तो अगर ऐसा होगा तो उसमें विदर होगा, रिवेटिंग कठिन हो जाएगी, जोड़ से सिरे को विटापित होगा, या रिवेटों के केंद्र रेखा के पास धातु को विदारित करेगा। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, रिवेटों की केंद्र रेखा के पास धातु को विदारित करेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है रिवेट से ही रिलेटेड कि रिवेट की लंबाई प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास पर निर्भर करती है। जो रिवेट की लंबाई होती है वो प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास दोनों पर निर्भर करती है। और इसका रिवेट की लंबाई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाता है L इक्वल टू टी प्लस 1.5 डी बराबर डी का प्रयोग किया जाता है। स्नैप शीर्ष रिवेट की लंबाई क्या होगी यदि चित्र, हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और हमें इसमें बतानी है कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, हमें एल मेजर करना है। तो इसके लिए हमें दे क्या क्या रखा है, ये चित्र में हमें दिया हुआ है, व्यास हमें दे रखा है, डी हमें दे रखा है 6 mm, और हमें प्रत्येक प्लेट की जो मोटाई दी हुई है वो 3 mm दी हुई है, और हमें 2 प्लेट दिख रही है, हम यहाँ पे 2 प्लेट दी रखी है, प्रत्येक की हमें कितनी दी हुई है, 3 mm की दी हुई है, तो दोनों कितनी हो जाएगी 6 mm की। तो एल हमारे पास हो जाएगा, एल हमारे पास हो जाएगा 3 और 3 दोनों हो जाएंगी 6 प्लस 1.5 इंटू में 6, तो 1.5 इंटू 6 हमारे पास हो गया 9, 9 और 6 हो जाएगा 15। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 mm। यहाँ सी दिया हुआ है, सी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 15 mm, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्राइबर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो जो स्क्राइबर बने होते हैं वो हार्ड कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि स्क्राइबर है वो किससे बनते हैं, हार्ड कार्बन स्टील से बनते हैं। स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण है वो 12 डिग्री से 15 डिग्री तक का हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर पंच के पॉइंट का कोण होता है, जो सेंटर पंच होता है उसके पॉइंट का कोण तो होता है 90 डिग्री, और इसके अलावा भी हमारे पास पंच होते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के, जिनको प्रिक पंच भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिवाइडर की लगें होती है, डिवाइडर की लगें किसकी बनी होती है, जो डिवाइडर की लगें होती है ये बराबर नुकीली होती हैं। हमारे जो डिवाइडर की दो लगें होती है दोनों की दोनों क्या होती है, बराबर होती है। 2 प्रकार के डिवाइडर होते हैं हमारे पास, एक तो रिवेट प्रकार का डिवाइडर, एक स्प्रिंग प्रकार का डिवाइडर, लेकिन इसकी जो लगें होती है ये हमारे पास कैसी होती है, बराबर नुकीली होती है। ये किसका बना होता है, ये हार्ड कार्बन स्टील का बना हुआ होता है हमारा डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेमल, डिवाइडर, जेनी क्लिपर, स्क्राइबर। तो ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है, बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्राइबर का कार्य क्या है? तो स्क्राइबर है ये जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। जो स्क्राइबर है, स्क्राइबर का काम होता है मार्किंग के लिए। स्क्राइबर हो गया, पंच हो गया, डिवाइडर हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, स्टील, ये जो तीनों चीज़ें हैं, स्क्राइबर भी मार्किंग के लिए काम में लेते हैं, पंच भी मार्किंग के लिए काम में लेते हैं। पंच 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, 90 डिग्री 60 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो 90, 60 और 30 के, और वैसे 2 प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच और प्रिंग पंच। और इसके अलावा डिवाइडर है, ये भी हमारे पास मार्किंग के लिए ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक
का कार्य है, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का क्या काम है, तो इसका काम होता है गोल रोड का केंद्र जानने के लिए, गोल रोड का केंद्र जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक चित्र दिखाया गया है और हमें पूछा गया है इस चित्र में कि इसका जो डायग्राम को देखना है और हमें ये बताना है कि ये कैसा है, कौन सा किस चीज़ का चित्र है, ये प्रिक पंच का है, सेंटर पंच का है, डॉट पंच का है या पिन पंच का है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि सेंटर पंच होता है वो 90 डिग्री एंगल पे होता है और प्रिक पंच होता है वो 30 और 60 डिग्री एंगल पर होते हैं, और पिन पंच या डॉट पंच होता है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल के होते हैं। तो ये 0 डिग्री एंगल, इनके कोई भी एंगल नहीं होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंटर पंच, क्योंकि हमारा जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ये एंगल दे रखा है हमें 90 डिग्री का, तो इसलिए ये सेंटर पंच का चित्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस प्रकार के पंचों का उपयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है। ये जो फाइन मार्किंग के लिए किया जाने वाला, हमें फिर से एक सिंबल दिया हुआ है और हमें बताया गया है कि ये जो सिंबल है इनका फाइन मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो इसके काम से भी आप देख सकते हो कि फाइन मार्किंग के लिए, दूसरा आप देखो कि इसका एंगल देखने से हमें लग रहा है कि हमें ये पता चल गया कि ये पंच है, लेकिन कैसा पंच है ये हम एंगल से पता लगाएंगे कि इसका जो एंगल दिया हुआ है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री है तो हमें देखते ही पता चल गया कि ये कैसा हो गया, प्रिंग पंच हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हो जाएगा प्रिंग पंच। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें फिर से एक चित्र में दिए गए हथौड़े को पहचानना है। हमें हथौड़े का सिंबल दिया हुआ है और हमें उस हथौड़े को पहचानना है कि ये कौन सा हथौड़ा है, कौन सा हैमर है। ये हमें हैमर दिए हुए हैं और हमें देख के बताना है कि ये कौन सा हैमर, सॉरी, क्लो हथौड़े को बताना है हमें। हमें पूछा गया है कि क्लो हथौड़े को पहचाना है, इनमें से क्लो हथौड़ा कौन सा है। तो मैं आपको चारों ही बता देती हूँ। पहला जो दिया हुआ है ये अपन को दिया हुआ है, हमारे पास नॉर्मली तो हम जो यूज करते हैं वो बॉल पिन हैमर हो गया, स्ट्रेट हैमर हो गया, मैलेट हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक होता है क्लो हैमर, जो हमें अभी दे रखे हैं। इसमें पहला जो दिया हुआ है ये हो गया बॉल पिन हैमर, ये हमें दे रखा है बॉल पिन हैमर। ये हमारे पास हो गया स्ट्रेट पिन हैमर, ये हो गया स्ट्रेट पिन हैमर। और ये मैलेट हो गया जो लकड़ी का बना हुआ होता है। इसके अलावा चौथा ये जो दिया हुआ है ये हमारे पास दिया हुआ है क्लो हैमर। इसका जो ये सिरा होता है इसको हम कहलाता है, ये हमारा क्लो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैमर का वह भाग जिसका 3 से 9 किलोग्राम, जिसका भार तो दिया हुआ है 3 से 9 किलोग्राम, तथा जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा हुआ होता है और जो फोर्ज शॉप में काम में लिया जाता है, ऐसा फोर्ज शॉप में प्रयोग लिया जाता है, तो ये कौन सा हैमर होता है, ये स्लेज हैमर होता है। 3 से 5 किलोग्राम वाला ये स्लेज हैमर होता है। मर्दू क्लैंप को बेंच वाइज में सीट मेटल के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह दबाव के निशान को रोकता है। जो मर्दू क्लैंप होता है उसको बेंच वाइज में सीट मेटल के लिए दबाव के निशान को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में हमें बताया गया है कि चित्र में एक हथौड़ा दे रखा है और हथौड़े का एक सिंबल दे रखा है कि यहाँ पे ए जो है, ए हमारा किस चीज को बता रहा है, तो ए जो हमारा बता रहा है वो हमारा वेज को बता रहा है। वेज अगर बात करें तो क्या है, एक चक्षु छिद्र। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना तो ठोडी है, ना पिन है, ना मुख है, ये क्या है हमारा चक्षु छिद्र को बता रहा है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी पिन कौन सी है, कौन सा सिंबल अगर देख के बताएं तो कौन सा, ये बॉल पिन हैमर है, तो ये तो इसकी बॉल पिन होगी, ये हमारी इसकी क्या होगी, बॉल पिन होगी। ये इसका फेस हो गया, यहाँ पे इसका हैंडल लगा हुआ होता है, यहाँ पे होता है इसका हैंडल लगता है, और ये इसकी चिक हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, दर्शाए गए क्रॉस पिन, यहाँ एक फिर से एक सिंबल दिया हुआ है और एक्स दिखा रखा है कि ये जो एक्स है वो किसको बता रहा है, हमारा तो ये जो एक्स है ये बता रहा है पिन। तो हम ये सिंबल देखने में हमें कौन सा लग रहा है, स्ट्रेट पिन हैमर लग रहा है। कौन सा है ये, स्ट्रेट पिन हैमर है। तो ये हमारे पास इसकी पिन हो गई।
ये हमारे पास इसका फेस या मुख हो गया। अगर हम बात करें तो ये हो गया इसका चिक हो गया, और ये जो दिखा रहा है ये हमारा दिखा रहा है इसके चिक को दिखा रहा है। चक्षु छिद्र तो हमारा ये हो गया, तो बचा क्या लास्ट में चिक बची, तो ये इसकी चिक हो गई। तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ था, ए नहीं है, पिन नहीं है, ये पिन तो ये स्ट्रेट पिन हैमर है, तो ये हो गई पिन। तो ये हमारा जो एक्स है ये बता रहा है चिक को बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विकिरण कटर प्लायर को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। तो विकिरण कटर प्लायर है ये पार्श्व कटिंग प्लायर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लायर का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है। तो जो प्लायर होते हैं वो स्टील से बने होते हैं, इस्पात से बने हुए होते हैं, तो ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्लैट नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमें फिर से एक सिंबल दिया हुआ है, और इसमें हमें पूछा गया है कि जो सी है ये सी हमारा किसको बताता है। तो सी हमारा पीवेट को बताता है, ये जो सी है ये हमारा पीवेट को बताता है। इसके अलावा ये यहाँ पे हो गई इसकी जा, और ये हो गया हैंडल, ये दोनों हो गए इसके हैंडल। तो ये दो तो हैंडल हो गए, ये इसकी जा हो गई, और ये हमारा इसके पीवेट को बताता है। नेक्स्ट एक फिर से डायग्राम दिया हुआ है, हालांकि ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं दे रखा है, ये नॉर्मली हमारे प्लायर को बता रहा है सिंपली, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें कि ये कौन सा है, देखने में कौन सा लग रहा है, तो फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, विकिरण नोज कटर प्लायर, या एंड कटिंग प्लायर। तो ये देखने में थोड़ा सा फ्लैट नोज प्लायर की तरह लग रहा है, तो इसमें सी नहीं होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से हथौड़े का पार्ट नहीं है। फेस हथौड़े का पार्ट होता है, पिन भी होती है, हैंडल भी होता है, लेकिन जो शंख है, शंख ना हथौड़े का पार्ट नहीं होता है। ये तो फेस टेस्टर हो गया, या पेचकस हो गया, पोकर हो गया, इन सब में लगा हुआ होता है शंख, तो शंख हथौड़े का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टेनन शाह के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है। तो टेनन शाह के ब्लेड की लंबाई नॉर्मली कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, की होल आरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो की होल आरी का प्रयोग है वो वक्र की रेखा कटिंग के लिए और आकृति को, वक्र की रेखा कटिंग और आकृति को काटने के लिए भी किया जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें कि जो हमारा की होल आरी जो होता है, की होल आरी स्पेशली अगर हम देखें तो किसके लिए काम में लिया जाता है, कि अगर हमारा कोई भी अगर इलेक्ट्रिशियन हम ड्रिल मशीन काम में ले रहे हैं और वहाँ छेद बनाया, तो उस छेद को आवश्यकता अनुसार हम शेप देने के लिए की होल आरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, इससे वक्र की जो रेखा है उसको हम काट के ही तो इसको आसानी शेप देंगे, उसको आकृति काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखें, दो हमारे पास ये दिए हुए हैं कि दो कथन दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। तो पहला कथन दिया हुआ है, मैलेट को बनाने में लोहे की धातु प्रयोग की जाती है। नहीं, मैलेट है वो लकड़ी का बनता है, तो लोहे की धातु का नहीं बनता है। दूसरा है, हेक्सा का प्रयोग, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, हेक्सा का प्रयोग लोहे के लट्ठों, सीट आदि को काटने के लिए किया जाता है। नहीं, हेक्सा का प्रयोग है, हाँ, जो हेक्सा है अपन लोहे के लट्ठों को नहीं करते हैं, हम लकड़ी के लट्ठों को, सीट को आदि को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या हो गए, गलत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रिल मशीन के किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अभी भी हमने देखा था कि ये हमें किसका करते हैं, की होल आरी का प्रयोग करते हैं, कि ड्रिल मशीन से जो भी छेद करते हैं उसको आवश्यकता के अनुसार जो भी आकृति हम देते हैं, रेक्टेंगुलर आकृति देते हैं या कोई भी आकृति देते हैं, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की शंख की लंबाई कितनी होती है। तो ये होती है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात की गई है यहाँ पे, पेचकस नॉर्मली जो यूज किया उसमें जो शंख की लंबाई होती है पेचकस में वो 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारे पास दी हुई हैं आरियाँ दी हुई है कुछ, और हमें
मिलाना है, इनके नाम दिए हुए हैं कि कौन सी आ रही है। तो हमारे पास इसमें हो जाएगा, पहली हमें जो दे रखी है ये हमारी है टेनंसा, देखने में हमारी कैसी लग रही है, टेनंसा ही लग रही है, तो ये सही है। दूसरा हमारे पास है, ये जो दिया हुआ है पेचकस दे रखा है, दूसरा हमारे पास दे रखा है पेचकस। हालांकि ये देखने में फेज टेस्टर सा भी लग रहा है, हालांकि क्योंकि पेचकस को सही, लेकिन अगर इसका ये शेप देखा जाए तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, पेचकस है। नेक्स्ट तीसरा देखें तो ये फेज टेस्टर का शेप ढंग से नहीं बना रखा इसमें, और ये तो पोकर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सिंबल दे रखा है, अभी अभी हमने देखा था किस चीज़ का सिंबल है, ये पोकर का। फेज टेस्टर का प्रयोग वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। 400 वोल्ट से 500 वोल्ट से ज़्यादा के लिए फेज टेस्टर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्राइबर स्टील से हमें दो कथन फिर से दिए हुए हैं और हमें देखना है कि कौन सा सही है, इनमें से कौन सा नहीं है। दो कथन दिया, पहला दिया है स्क्राइबर स्टील से बना नुकुला और पेना चिन्ह औजार है। तो हमें पता है कि जो स्क्राइबर है ये हमारे पास एक नुकुला होता है और पेना होता है, और ये चिन्ह औजार है, हमें इससे चिन्ह बनाने के लिए काम में लेते हैं। ट्राई स्क्वायर में प्रयुक्त ब्लेड को गुनिया कहा जाता है, बिल्कुल ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने के लिए पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें पहले से चिन्ह बनाना है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर, छेद करने से पहले हम जो चिन्ह बनाते हैं वो हमारे पास यूज करते हैं पंच का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी चिन्ह का कार्य संपन्न किया जाता है। तो स्थायी चिन्ह का कार्य भी हम पंच के द्वारा ही करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिंक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य के लिए हम किसका करते हैं। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो पंच होते हैं एक तो सेंटर पंच और प्रिंक पंच। प्रिंक पंच दो प्रकार के होते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री हल्के पंच के लिए प्रयोग किया जाता है, हल्के चिन्ह के लिए काम में लिया जाता है, और 60 डिग्री है वो हैवी के लिए काम में लिया जाता है। अगर हमें गहरे निशान बनाने हो तो उसके लिए हम 60 डिग्री वाले का प्रयोग करते हैं, प्रिंक पंच का। नेक्स्ट हमारे पास दिए हुए हैं कुछ फिर से प्रकृति दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सा काम किसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कर्तन। कर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो कर्तन हमारा है वो किया जाता है हेक्सा के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है चिन्ह। चिन्ह बनाने का काम किसके द्वारा करते हैं, हम डिवाइडर के द्वारा करते हैं। इन सभी में से किसके द्वारा करते हैं, डिवाइडर। वैसे स्क्राइबर हो गया, डिवाइडर हो गया, ये काम में लिए जाते हैं। पंच हो गया। नेक्स्ट छिद्रण, छेद करने के लिए किसका काम करते हैं, ड्रिल मशीन का काम करते हैं छेद के लिए। और मापन के लिए हम किसका काम करते हैं, स्टील पैमाने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कर्तन के लिए हेक्सा होगी, चिन्ह के लिए हमारा डिवाइडर हो गया, छेद करने के लिए ड्रिल मशीन होगी, और मापने के लिए स्टील पैमाना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था 90 डिग्री का होता है सेंटर पंच का। प्रिंग पंच का होता है 30 और 60 का। निम्न में से किस औजार को टूल किट औजारों में शामिल नहीं किया जाता है। आरी जो है ये टूल किट औजारों में शामिल नहीं होता। पेचकस, मल्टीमीटर और चिमटी ये तीनों ही टूल औजारों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंबल दे रखा है और हमें इस सिंबल को बताना है। चित्र में दर्शाई गई एक रेती का प्रकार दिया गया है, कौन सी रेती है ये। तो ये हमारे पास है फ्लैट रेती। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की रेती प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए, फाइलिंग के लिए सबसे ज़्यादा किसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये होती है बास्टर्ड रेती। बास्टर्ड रेती जो होती है इसका हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक सिंबल दिया है, रेती का ही सिंबल दिया हुआ है अब की बार भी, और हमें बताना है कि ये किस प्रकार की है। ये जो हस्त औजार दिया हुआ है ये क्या है। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था क्या है, ये रेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है। तो हम जो रेतियां हैं इनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, लंबाई के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, कट के अनुसार, आकार के अनुसार। लंबाई के अनुसार जो हमारी होती है वो 10 सेंटीमीटर, 15, 20, 25, 30 और 35 सेंटीमीटर ऐसे अलग अलग होती है। ग्रेड के अनुसार देखा जाए तो रफ हो गई, बास्टर्ड होगी, सेकंड कट होगी, स्मूथ होगी, डेड स्मूथ होगी, ये हमारे ग्रेड के अनुसार होती है।
कट के अनुसार अगर हम बात करें तो सिंगल कट होगी, डबल कट होगी, कवर्ड कट होगी, स्पाइरल कट होगी, रास्प कट होगी, ये होती है। तो इस प्रकार आकार के अनुसार अगर हम देखा जाए तो फ्लैट होगी, राउंड होगी, हाफ राउंड होगी, स्क्वायर होगी, ट्रायंगुलर होगी, हैंड होगी, नाइफ एज होगी, निडल होगी। तो इस प्रकार से हम अलग अलग इनको वर्गों में रखा गया है। तो यहाँ हमसे जो पूछा गया है वो कि कौन ग्रेड के अनुसार कौन सी नहीं है। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि रफ है, वास्टर्ड है, डेड स्मूथ है, ये सारी तो ग्रेड इसके अनुसार ही है हमारे पास, ग्रेड के अनुसार ही। लेकिन जो डबल है ये कट के अनुसार है, डबल सिंगल ये हमारी किसके कवर्ड होगी, स्पाइरल कट होगी, रास्प कट होगी, ये हमारी कट के अनुसार है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा चिन्ह है वो औजार नहीं है। चिन्ह औजार नहीं है कि जिससे हम चिन्ह, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भी बताया था, स्क्राइबर है वो चिन्ह औजार है, पंच है वो भी चिन्ह औजार है, डिवाइडर है ये भी चिन्ह औजार है। तो क्या नहीं है, स्निप है, ये चिन्ह औजार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्राय होती है। जो वायर स्ट्रिपर है नॉर्मली ये 20 mm का, 20 सेंटीमीटर का ही प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्निप का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो वाइंडिंग की तारों को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, माइका सीट को काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कठोर इंसुलेशन सीट को काटने के लिए भी किया जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइलिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आते हैं। तो फाइलिंग टूल के अंतर्गत कौन से नहीं आते हैं, तो ये नहीं आता है, वाइस नहीं आता है फाइलिंग टूल में। सी क्लैंप हो गया, कॉर्न स्टील हो गया, ये तो दोनों फाइलिंग टूल में ही आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सिंबल दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है, माइक्रोमीटर का एक सिंबल दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि ये जो माइक्रोमीटर के सिंबल में एक एक्स दिखा रखा है, एक्स है, ये किस चीज को बता रहा है। तो ये हमारे पास एक्स हमारा बता रहा है स्पेंडल को, ये हमारा बता रहा है स्पेंडल को। इसके अलावा हमारे पास दे रखा है थिम्बल स्केल। थिम्बल स्केल कौन सी होती है, ये होती है थिम्बल स्केल। मेन स्केल ये हमारे पास होती है, ये जो दी हुई है ये मेन स्केल होती है। फ्रेम ये हमारे पास होगी फ्रेम। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य कार्यों में सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस प्रयोग की जाती है। नॉर्मली अगर हम देखें तो 15 सेंटीमीटर वाली ही बेंच वाइस है, वो हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी 10 सेंटीमीटर वाली, 10 सेंटीमीटर वाली लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा से बनी वस्तु में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है वो स्टील से बने हुए, उसमें छिद्र नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास टूल स्टील से। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिल बिट का वह भाग जिससे पकड़कर ड्रिल मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत एक इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्पैनर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो डबल एंडेड स्पैनर काम में लिए जाते हैं एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा औजार है वो हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा जो पेचकस है ये हस्त औजार में आता है, चिमटी भी हस्त औजार में आती है, आरी भी हस्त औजार में आती है, लेकिन जो स्वचालित जो ऑटोमेटिक सोल्डरिंग आयरन होती है ये हस्त औजार में नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्डरिंग आयरन कितने तापमान पर सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सफलतापूर्वक काम कर सकता है सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस आकार में लग्स नहीं बनाए जाते हैं। जो लग बनाए जाते हैं ये आयताकार होते हैं, रिंग होते हैं, स्पैड होते हैं, फ्लेंजेड स्पैड होते हैं, लेकिन ये किस आकार में नहीं होते हैं। तो ये हो गया बेलनाकार, कभी नहीं होते हैं। आयताकार होते हैं, स्पैड भी होते हैं, रिंग भी होते हैं, फ्लेंजेड स्पैड भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिवेटिंग प्रक्रिया का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किस लिए किया जाता है। तो रिवेटिंग का हम क्यों काम में लेते हैं, कैबिनेट बनाने के लिए हम रिवेटिंग का काम में लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैबिनेट निर्माण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, टैग की रिवेटिंग द्वारा किया जाता है। टैग की रिवेटिंग किसके द्वारा की जाती है, तो ये अर्ध स्थायी संयोजन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, वायर गेज का उपयोग नापने के लिए किया जाता है। वायर गेज का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है, तार का व्यास नापने के लिए हम करते हैं। कोई भी वायर लेते हैं उसका डायमीटर चेक करने के लिए हम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, ब्रिटानिया जोड़ प्रयोग किया जाता है। जो ब्रिटानिया जोड़ है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो सिरोपरी लाइन में प्रयोग किया जाता है ब्रिटानिया जोड़। तो ब्रिटानिया जोड़ हो गया हमारे पास सिरोपरी लाइन के लिए। तो ये सारे इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो सारे थे
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।